Hello student, today I am going to solve an IS 315 history question paper of December 2021. This question paper consists of 20 questions. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. Attempt all question from section A. Attempt only one option from section B. Section A 1. How does archaeology help in understanding the past? Explain, giving 2 points. पुरातत्व किस प्रकार अतीत को समझाने में सहायता करता है? 2 बिंदुओं सहित स्पष्ट कीजिए. Archaeology is a science that enables us to systematically dig the successive layer of old mounds and to form an idea of the material life of the people of the past on the basis of remains found there. 2. The excavation have brought to light the tools of early human settlement, pottery, tools, etc. एक पुरातत्व एक विज्ञान है जो हमें पुराने टीलों की क्रमिक परतों को व्यवस्थित रूप से खोदने और वहां मिले अवशेषों के आधार पर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का एक विचार बनाने में सक्षम बनाता है. 2. उत्खनन से प्रारंभिक मानव के औजारों, बस्ती, मिट्टी के बर्तनों, औजारों आदि का पता चलता है. 2. मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए. द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज फाउंड इन साउथ इंडिया. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टाइल आर द गर्भगृह, द विमानास, द मंडपा एंड द गोपुरम्स. द गर्भगृह was the inner sanctum that housed the chief deity to whom the temple was dedicated. The vimanas were the various stores built atop the garbhagriha. The mandapa was a hall with numerous carved pillars placed before the garbhagriha. The gopuram were the lofty gate along the high walls that enclosed the entire temple complex. द्रविड़ शैली की वास्तुकला दक्षिण भारत में पाई जाती है. इस शैली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं गर्भगृह, विमान, मंडप और गोपुरम है. गर्भगृह आंतरिक गर्भगृह था जिसमें मुख्य देवता रहते थे जिन्हें मंदिर समर्पित किया गया था. विमान गर्भगृह के ऊपर बनी विभिन्न मंजिलें थी. मंडप कई नक्काशीदार स्तंभों वाला एक हॉल था जिसे गर्भगृह के सामने रखा गया था. गोपुरम ऊंची दीवारों के साथ ऊंचे द्वार थे जो पूरे मंदिर परिसर को घेरते थे. 3. एक्सप्लेन एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूजिक प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मिडिल इंडिया. मध्यकालीन भारत के दौरान प्रचलित संगीत के किन्हीं 2 उदाहरणों की व्याख्या कीजिए. म्यूजिक ऑफ मिडिल एज. कव्वाली, अ म्यूजिकल फॉर्म कॉल्ड द कव्वाली डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. Qawwali is a form of Sufi devotional singing. New raga, modern raga like Ayman, Gora and Sanam. Janaka and Janya ragas also existed during this period. मध्यकाल का संगीत. कव्वाली. इस काल में कव्वाली नामक एक संगीतमय रूप विकसित हुआ. कव्वाली सूफी भक्ति गायन का एक रूप है. नया राग. आधुनिक राग जैसे लक्ष्य, गोरा और सनम इस काल में जनक और जन्य राग भी विद्यमान थे. 4. State any 2 methods adopted by the British for the expansion of their empire in India. भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए किन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए. ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी. 1. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. 2. वार्स एंड कन्क्वेस्ट. ब्रिटिश विस्तार नीति. 1. सहायक गठबंधन प्रणाली. 2. युद्ध और विजय. 5. Analyze the different theories put forward by the scholars on the decline of Harappan civilization. हड़प्पा सभ्यता के पतन पर विद्वानों के विभिन्न मतों का विश्लेषण कीजिए. Scholars put forward many theories. 1. It is suggested by some scholars that natural calamities such as floods and earthquakes might have caused the decline of the civilization. 2. Increased aridity and drying up of the river Ghagra Harka on account of the changes in river courses. 3. Aryan invention theory is also put forward as a cause for the decline. According to this, the Harappan civilization was destroyed by the Aryans who came to India from northwest around 1500 BC. विद्वानों ने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए. 1. कुछ विद्वानों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है. 2. नदी के प्रवाह में परिवर्तन के कारण घग्गर हरका नदी की शुष्कता में वृद्धि. 3. आर्य आक्रमण सिद्धांत को भी पतन के कारण के रूप में सामने रखा गया है. इसके अनुसार 1500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पश्चिम से भारत आए आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया था. और
एनालाइज एनी 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी। प्रारंभिक वैदिक समाज के किन्हीं 4 पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी। 1. पात्रेचल। सोसाइटी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज पात्रेचल, मीनिंग टू ट्रेस ancestral heritage through the male line. Marriage and childbearing were especially important to maintain male lineage. 2. Monogamy. Monogamy was generally practiced while polygamy was prevalent among the royal and noble families. The wife took care of the household and participated in all the major ceremonies. 3. Egalitarian. Early Vedic society was more egalitarian due to higher status of women and flexibility of the Varna system. 4. Caste. There was no caste division. Occupation was not based on birth. Members of a family could adopt different occupations. प्रारंभिक वैदिक समाज के पहलू। 1. पितृसत्तात्मक। वैदिक काल के दौरान समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका अर्थ है पुरुष वंश के माध्यम से पैतृक विरासत का पता लगाना। पुरुष वंश को बनाए रखने के लिए विवाह और प्रसव विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। 2. एक विवाह प्रथा। एक विवाह प्रथा आमतौर पर प्रचलित थी, जबकि बहुविवाह शाही और कुलीन परिवारों में प्रचलित था। पत्नी ने घर की देखभाल की और सभी प्रमुख समारोह में भाग लिया। 3. समतावादी। प्रारंभिक वैदिक समाज महिलाओं की उच्च स्थिति और वर्ण व्यवस्था के लचीलेपन के कारण अधिक समतावादी था। 4. जाति। कोई जाति विभाजन नहीं था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं था। एक परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसायों को अपना सकते थे। 6. डिस्क्राइब एनी 4 कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। Causes of the revolt of 1857. 1. Political. The political causes of the revolt were the British policy of expansion through the doctrine of lapse and direct annexation. 2. Social and religious. The rapidly spreading Western civilization in India was alarming concern all over the country. The people were convinced that the government was planning to convert Indians to Christianity. 3. Immediate. A rumor spread that the cartridges of the new infield rifle were greased with the fat of cows and pigs. Before loading these rifles, the sepoys had to bite off the paper on the cartridges. Both Hindu and Muslim sepoys refused to use them. 4. Economic. In rural area, peasants and zamindars were infuriated by the heavy taxes on land and the stringent method of revenue collection. Indian handicraft industry had to compete with cheap machine-made goods from Britain. 1857 के विद्रोह के कारण। 1. राजनीतिक। विद्रोह का राजनीतिक कारण ब्रिटिश नीति थी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से विस्तार की थी। 2. सामाजिक और धार्मिक। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता पूरे देश में चिंताजनक थी। लोगों को विश्वास था कि सरकार भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। 3. तत्काल। एक अफवाह फैल गई कि नई इनफील्ड राइफल्स के कारतूस गायों और सूअरों की चर्बी से भरे हुए थे। इन राइफलों को लोड करने से पहले सिपाहियों को कारतूसों पर लगे कागज़ को काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 4. आर्थिक। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर भारी करों और राजस्व संग्रह के कड़े तरीकों से किसान और जमींदार क्रोधित थे। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित सामानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। Describe any 4 provisions of the Hunter Commission of 1882. 1882 के हंटर कमीशन के किन्हीं 4 प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 1. Preference was given to literate candidates for government job in the lower levels, along with expansion of primary schools in backward districts. 2. District and municipal boards were entrusted with the management of primary education under the Local Self-Government Act. The funds were separated for rural and urban area to avoid funds earmarked for rural school were misappropriated by urban schools. 3. Secondary schools were to be established by private parties with funds provided by the government. Model schools fully run by the government were to be opened in each district to guide such private schools. 4. Secondary school curriculum was also revised with academic and vocational courses diversified into different branches. 1. पिछड़े जिलों में प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार के साथ साथ निचले स्तर पर सरकारी नौकरियों के लिए साक्षर उम्मीदवारों को वरीयता दी गई। 2. स्थानीय स्वशासन अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिला और नगरपालिका बोर्डों को सौंपा गया था।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निधियों को अलग अलग किया गया था ताकि शहरी विद्यालयों द्वारा ग्रामीण विद्यालयों के लिए निर्धारित निधियों का दुरुपयोग न किया जा सके। 3. माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना निजी पार्टियों द्वारा सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से की जानी थी। ऐसे निजी स्कूलों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक जिले में पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित मॉडल स्कूल खोले जाने थे। 4. माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम को भी विभिन्न शाखाओं में विविध शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ संशोधित किया गया था। 7. मोहम्मद तुगलक इज़ फेमस फॉर हीज इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। एक्सप्लेन। मोहम्मद तुगलक अपनी नई योजनाओं के लिए जाना जाता है, स्पष्ट कीजिए। Muhammad bin Tughlaq decided to shift his capital from Delhi to Daulatabad because it was more centrally located. It was a place at a safer distance from the Mongols. The journey from Delhi to Daulatabad was extremely harsh for the people. Large number of people died because of rigorous traveling and the heat. Due to growing discontent and the fact that north could not be controlled from south, Muhammad decided to abandon Daulatabad. He started a new department for the development of agriculture. It was called Diwani Kohi. Peasants were given financial support to help in arranging seeds for cultivation. This loan was also given in case of crop failure. Another important measure was to introduce token currency to tide over the shortage of silver. However, this scheme failed, causing great financial loss to the Sultanate. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया क्योंकि यह अधिक केंद्र में स्थित था। यह मंगोलों से सुरक्षित दूरी पर एक जगह थी। दिल्ली से दौलताबाद का सफ़र लोगों के लिए बेहद कठिन था। कठोर यात्रा और गर्मी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। बढ़ते असंतोष और इस तथ्य के कारण कि उत्तर को दक्षिण से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, मुहम्मद ने दौलताबाद को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग शुरू किया, इसे दीवाने को ही कहा जाता था। मटर की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। फसल खराब होने की स्थिति में यह कर्ज दिया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय चांदी की कमी को दूर करने के लिए सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करना था। हालांकि यह योजना विफल रही, जिससे सल्तनत को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। और वाई वॉज बैटल ऑफ पानीपत सिग्निफिकेंट। एक्सप्लेन। पानीपत का युद्ध महत्वपूर्ण क्यों था, स्पष्ट कीजिए। बैटल ऑफ पानीपत 1526। बाबर्स सोल्जर्स वेयर लेस इन नंबर बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज आर्मी वॉज सुपीरियर। Ibrahim Lodi was defeated in the Battle of Panipat. Success at the Battle of Panipat was a great achievement of Babur's military tactics. Ibrahim Lodi died in the battlefield. Babur was thus able to take control of Delhi and Agra and got the rich treasure of Lodi's. Victory at Panipat provided Babur a firm ground to consolidate his conquest. पानीपत का युद्ध 1526। बाबर के सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उसकी सेना का संगठन श्रेष्ठ था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत की लड़ाई में सफलता बाबर के सैन्य रणनीति की एक बड़ी उपलब्धि थी। युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बाबर दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण करने में सक्षम हो गया और लोदी का समृद्ध खजाना प्राप्त कर लिया। पानीपत की जीत ने बाबर को अपनी विजय को मजबूत करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। 8. एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों की व्याख्या कीजिए। रीजन्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। 1. Primarily a response to British rule. 2. British as ruler was resented by many of the native rulers and people. 3. Different groups had specific grievances for their redressal. 4. Exploitation at the hand of the British. भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। 1. मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया। 2. शासकों के रूप में अंग्रेजों का कई देसी शासकों और लोगों ने विरोध किया था। 3. उनके निवारण के लिए विभिन्न समूहों की विशिष्ट शिकायतें थीं। 4. अंग्रेजों के हाथों शोषण। और a new thrust to the national movement was required and it came from the home rule movement. Explain. स्वदेशी आंदोलन को नए सिरे से जोरदार ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत थी और यह होम रूल आंदोलन से संभव हुई, स्पष्ट कीजिए। होम रूल मूवमेंट। 1. It was a time for a new thrust to the national movement that was to come from the home rule movement of Annie Besant and Tilak. 2. Tilak worked from within the Congress to set up a kind of agitational network through his Home Rule League, which he set up in April 1916. 3. At about the same time, Theosophist leader Annick Besant rose to great prominence and proposed
to start agitation for a great measure of self-government for the Indians. Besant also proposed to set up a Home Rule League in the country modeled on the Irish Home Rule movement to spread awareness. 4. Besant's League was set up in September 1916. होम रूल आंदोलन। एक, यह एनी बेसेंट और तिलक के होम रूल आंदोलन से आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए जोर देने का समय था। 2. तिलक ने अपने होम रूल लीग के माध्यम से एक प्रकार का आंदोलनकारी नेटवर्क स्थापित करने के लिए कांग्रेस के भीतर से काम किया, जिसे उन्होंने अप्रैल 1916 में स्थापित किया था। 3. लगभग उसी समय एनी बेसेंट ने बड़ी प्रसिद्धि हासिल की और भारतीयों के लिए स्वशासन के एक महान उपाय के लिए आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। बेसेंट ने जागरूकता फैलाने के लिए आयरिश होम रूल आंदोलन पर आधारित देश में होम रूल लीग स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। 4 सितंबर 1916 में बेसेंट लीग की स्थापना हुई। 9. व्हाट वाज द नॉन अलाइंड मूवमेंट, एग्जामिन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, उसके उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज एन एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर कॉलोनाइज्ड स्टेट्स चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान एंड इजिप्ट among other states. Leaders of 29 states met in Bandung, Indonesia in 1955 to condemn imperialism, national aggregation, racism and atomic weapons. Objectives expressed the need for peaceful cooperation of third world states with one another and with both superpowers USA and USSR. Wanted to follow a middle path that was neither purely communist or purely capitalist. Wanted to avoid dependency on one or the other superpower. गुट निरपेक्ष आंदोलन पूर्व उपनिवेश राज्यों का एक संघ था। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान और मिस्र अन्य राज्यों के बीच 29 राज्यों के नेताओं ने 1955 में बाडुंग, इंडोनेशिया में साम्राज्यवाद, राष्ट्रीय आक्रमण, नस्लवाद और परमाणु हथियारों की निंदा करने के लिए मुलाकात की। उद्देश्यों ने तीसरी दुनिया के शांतिपूर्ण सहयोग की आवश्यकता व्यक्त की, एक दूसरे के साथ और दोनों महाशक्तियों के साथ। राज्य यूएसए और यूएसएसआर एक मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहता था, जो न तो विशुद्ध रूप से कम्युनिस्ट था और न ही विशुद्ध रूप से पूंजीवादी। एक या दूसरी महाशक्ति पर निर्भरता से बचना चाहता था। एग्जामिन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्साई की संधि के किन्हीं 4 प्रावधानों की परख कीजिए। Treaty of Versailles. 1. Germany was blamed as the aggressor and forced to accept responsibility for the damage caused to the Allies during war. 2. Germany was to pay $6,600 million as a compensation to them. 3. The German coal mining area in Saar Valley was put under the control of the League for 15 years, while the mines were transferred to France for that period. 4. The newly created state of Poland was provided a corridor which gave her an outlet to the Baltic Sea. This corridor separated East Prussia from the rest of Germany. The port of Danzig, which lay in the corridor, was made a free city. वर्साई की संधि। 1. जर्मनी को हमलावर के रूप में दोषी ठहराया गया और युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। 2. जर्मनी को उन्हें मुआवजे के रूप में $6,600 मिलियन का भुगतान करना था। 3. सार घाटी में जर्मन कोयला खनन क्षेत्र को 15 वर्षों के लिए लीग के नियंत्रण में रखा गया था, जबकि उस अवधि के लिए खानों को फ्रांस में स्थानांतरित कर दिया गया था। 4. पोलैंड के नवनिर्मित राज्य को एक गलियारा प्रदान किया गया, जो उसे बाल्टिक सी सागर के लिए एक आउटलेट प्रदान करता है। इस गलियारे ने पूर्वी प्रांसिया को शेष जर्मनी से अलग कर दिया। डेंजिंग का बंदरगाह, जो गलियारे में पड़ा था, एक स्वतंत्र शहर बना दिया गया था। See link 8 description for solved question paper of history February 2021. 10. Describe the currency system of Middle India. मध्यकालीन भारत की मुद्रा प्रणाली का वर्णन कीजिए। Currency of Medieval India. 1. Silver and copper coins well in circulation for transactions. 2. Under Sultanate, the pure silver tanka with fluctuating proportion of silver was the main coinage. 3. The jital and dang were copper coins. 4. The value of coinage fluctuated with the change in the prices of metals. मध्यकालीन भारत की मुद्रा। 1. चांदी और तांबे के सिक्के लेन देन के लिए अच्छी तरह से प्रचलन में हैं। 2. सल्तनत के तहत चांदी के उतार चढ़ाव वाले अनुपात के साथ शुद्ध चांदी का टंका मुख्य सिक्का था। 3. जीतल और डांग तांबे के सिक्के थे। 4. धातुओं की कीमतों में बदलाव के साथ सिक्के के मूल्य में उतार चढ़ाव आया। और
डिस्क्राइब द वेरियस स्टाइल्स एंड फॉर्म ऑफ पेंटिंग इन मिडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में चित्रकला की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। पेंटिंग ऑफ मिडिवल इंडिया। 1. द क्लोजेस्ट व्यू दैट वन हैज़ ऑफ म्यूरल इन द सल्तनत इज टू द न्यूमरस लिटरेसी रेफरेंसेस। 2. Quranic calligraphy. 3. Miniature painting. 4. फिगर्स, फाइनेंस एंड फ्लैट डिपिक्शन। मध्यकालीन भारत की पेंटिंग्स। एक सल्तनत में भित्ति चित्रों के बारे में जो निकटतम दृष्टिकोण है वह अनेक साहित्यिक संदर्भों का है। 2. इस्लामिक सुलेख। 3. लघु चित्रकला। 4. आंकड़े, सुंदरता और सपाट चित्रण। 11. एक्सप्लेन एनी 4 कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के किन्हीं 4 योगदानों की व्याख्या कीजिए। Contribution of Ishwar Chandra Vidyasagar. 1. He was an active proponent of education of girl child as he believed that lack of education was the real cause underlying all their problems. 2. He set up many schools devoted especially to girl child. 3. He forcefully attacked child marriage and polygamy. 4. He was a strong advocate of widow remarriage. It was due to his active mobilization of support that the Widows Remarriage Act was passed in 1856. ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान। 1. वह बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक सक्रिय समर्थक थे क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा की कमी उनकी सभी समस्याओं का असली कारण है। 2. उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं को समर्पित कई स्कूल स्थापित किए। 3. उसने बाल विवाह और बहुविवाह पर जबरदस्त हमला किया। 4. वे विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। उनके सक्रिय समर्थन के कारण ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय अर्ली इंडियन नेशनलिस्ट। भारतीय पूर्ववर्ती राष्ट्रवादियों द्वारा बतलाए गए संपत्ति के प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इनटू ब्रिटेन। 1. Poverty was considered due to drain of wealth. 2. Drain occurred through interest that India paid for foreign debts. 3. Military expenditure and infrastructure. 4. Salaries of English staff. भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी। 1. गरीबी को धन की निकासी के कारण माना जाता था। 2. निकासी उस ब्याज के माध्यम से हुई जिसे भारत ने विदेशी ऋणों के लिए भुगतान किया था। 3. सैन्य खर्च और बुनियादी ढांचा। 4. अंग्रेज कर्मचारियों का वेतन। 12. एक्सप्लेन द मेन डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। 1. एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्जेंस इन वर्ल्डली प्लीजर एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट एब्सिस्टेंस एंड एसिस्टिज्म। 2. This philosophy of Madhyama Marg or the middle path. 3. Teachings of Buddhism are encapsulated in the basic concept of Four Noble Truth or Arya Satya and Eightfold Path or Ashtaginka Marga. 4. The first noble truth, suffering, dukkha, is the essence of the world and is like an ocean of miseries. 5. Second noble truth is dukkha, samudaya, that is every suffering has a cause. 6. Third noble truth is dukkha nirodha, that is suffering could be extinguished. 7. Fourth dukkha nirodha gamini patipada, that is there is a path leading to the extinction of dukkha. 8. Eightfold path, these are right faith, right resolve, right speech, right action, right living, right effort, right thought, right self concentration. बौद्ध धर्म के सिद्धांत। 1. सांसारिक सुखों में अत्यधिक लिप्तता और सख्त संयम और तपस्या का अभ्यास। 2. मध्यम मार्ग या मध्य पथ का दर्शन। 3. बौद्ध धर्म की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टगिंका मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। 4. प्रथम महान सत्य दुख संसार का सार है और दुखों के सागर के समान है। 5. दूसरा सत्य हर दुख का एक कारण होता है। 6. तीसरा सत्य दुख को खत्म किया जा सकता है। 7. चौथा सत्य दुख को विलुप्त होने का मार्ग है। 8. अष्टांग मार्ग यह है सम्यक विश्वास, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार, सम्यक आत्म एकाग्रता। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर। संगम साहित्य के महत्व को स्पष्ट कीजिए। द अर्लिएस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर इज कॉल्ड संगम लिटरेचर. इट वॉज रिटन इन तमिल एंड इज सेकुलर इन नेचर. It was produced by poets who joined together in assemblies, patronized by chiefs and kings during the first 4 centuries of the Christian era. It deals with the activities of the Cholas, Cheras, Pandyas. The literature consists of short and long poems in praise of various heroes. Sangam literature themes are love and war. It is probably be recited in the courts. It also constitutes the epics called Silpadikaram and Manimekali. The Sangam literature is our major source
for the study of South Indian society, economy and polity during BC 300 AD 300. The description given in the Sangam literature are confirmed by archaeological finds and accounts of foreign travelers. प्राचीनतम दक्षिण भारतीय साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। यह तमिल में लिखा गया था और प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है। यह कवियों द्वारा निर्मित किया गया था जो ईसाई युग की पहली 4 शताब्दियों के दौरान प्रमुखों राजाओं द्वारा संरक्षित सभाओं में एक साथ शामिल हुए थे। यह चोल, चेरों, पांड्यों की गतिविधियों से संबंधित हैं। साहित्य में विभिन्न नायकों की प्रशंसा में छोटी और लंबी कविताएं हैं। संगम साहित्य के विषय प्रेम और युद्ध हैं। यह शायद अदालतों में सुनाया जाना है। यह शिल्पाधिकरण और मणिमेकली नामक महाकाव्यों का भी गठन करता है। BC 300 से AD 300 के दौरान दक्षिण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा प्रमुख स्रोत है। संगम साहित्य में दिए गए विवरणों की पुष्टि पुरातात्विक खोजों और विदेशी यात्रियों के खातों से होती है। 13. एग्जामिन द चैलेंजेस टू मुगल रूल इन इंडिया। भारत में मुगल शासन को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनका परीक्षण कीजिए। Under Aurangzeb, the Mughal Empire reached its greatest territorial limit and it covered almost the whole of present-day India. But his region was marred by popular revolt of the Jats, Satnamis, Afghans, Sikhs and the Maratha. The Rajput emerged as an important support base of the Mughal under Akbar and later on under Jahangir and Shah Jahan. However, under Aurangzeb, they started feeling alienated and gradually lost their position in administrative setup. The Maratha posed a major challenge to the sovereignty of the Mughal under Aurangzeb. Deccan state put up stiff resistance against Mughal expansion plan. The northwest frontier region was also a trouble spot and Mughal had to suppress disturbances. Thus, we notice that in the process of the establishment and expansion of the Mughal Empire, the Mughals faced resistance and had to negotiate their way through diverse means and strategy. औरंगजेब के तहत मुग़ल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंच गया और इसने लगभग पूर्व वर्तमान भारत को कवर कर लिया, लेकिन उसका शासन जाटों, सतनामी, अफगानों, सिखों और मराठों के लोकप्रिय विद्रोह से प्रभावित था। अकबर के अधीन और बाद में जहांगीर और शाहजहां के अधीन राजपूत मुगलों के एक महत्वपूर्ण समर्थन आधार के रूप में उभरे। हालांकि औरंगजेब के अधीन वे लगभग अलग थलग महसूस करने लगे और धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था में अपना स्थान खो दिया। मराठों ने औरंगजेब के अधीन मुगलों की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। दक्कन के राजाओं ने मुगल विस्तार योजना का कड़ा विरोध किया। उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में एक अशांत स्थान था और मुगलों को अशांति का दमन करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार की प्रक्रिया में मुग़लों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें विभिन्न तरीकों और रणनीतियों के माध्यम से बातचीत करनी पड़ी। और एग्जामिन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स। मुग़लों की केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक प्रणाली का परीक्षण कीजिए। Central administration. 1. The Imperial. The Imperial was the supreme head of the administration and controlled all military and judicial powers. 2. Wakil and Wazir. Wakil and Wazir enjoyed great powers. 3. Diwan-i-Kul. Diwan-i-Kul was the chief Diwan. He was responsible for revenue and finances. 4. Mir Bakshi. Mir Bakshi looked after all matters pertaining to the military administration. 5. Sadr-us-Sadr. The Sadr-us-Sadr was the head of the ecclesiastical department. His chief duty was to protect the law of the Shariat. 6. Mir Saman. The Mir Saman was the officer in charge of the royal karkhanas. He was responsible for all kinds of purchases and their storage for the royal household. Provincial administration. 1. Subedar. The Mughal Empire was divided into 12 provinces or Suba. Each Suba was placed under a Subedar or provincial governor. The Subedar was head of the province and responsible for maintenance of general law and order. 2. Diwan. The head of the revenue department in the Suba was the Diwan. He was to supervise the revenue collection in the Suba and maintain accounts of all expenditure. 3. Bakshi. The Bakshi was responsible for checking and inspecting the horses and soldiers maintained by the Mansabdar in the Suba. He issued the pay bill of both the Mansabdar and the soldiers. 4. Sadr. Sadr was responsible for the welfare of those who were engaged in religious activity and learning. केंद्रीय प्रशासन। 1. सम्राट। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख था और सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियों को नियंत्रित करता था। 2. वकील और वजीर। वकील और वजीर के पास महान शक्तियाँ थीं। 3. दीवाने कुल। दीवाने कुल प्रमुख दीवान था, वह राजस्व और वित्त के लिए जिम्मेदार था।
4. मीर बख्शी सैन्य प्रशासन से संबंधित सभी मामलों को देखता था। 5. सद्र उस सुदर धार्मिक विभाग का मुखिया था। उनका मुख्य कर्तव्य शरीयत के कानूनों की रक्षा करना था। 6. मीर समन शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी होता था। वह शाही घराने के लिए सभी प्रकार की खरीद और उनके भंडारण के लिए जिम्मेदार था। प्रांतीय प्रशासन। 1. सूबेदार। मुगल साम्राज्य 12 प्रांतों या सूबों में विभाजित था। प्रत्येक सूबे को एक सूबेदार या प्रांतीय गवर्नर के अधीन रखा गया था। सूबेदार सूबे का मुखिया होता था और सामान्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। 2. दीवान। सूबे में राजस्व विभाग का मुखिया दीवान होता था। उसे सूबे में राजस्व संग्रह का पर्यवेक्षण करना था और सभी व्ययों का लेखा जोखा रखना था। 3. बख्शी। सूबे में मनसबदारों द्वारा रखे गए घोड़ों और सैनिकों की जांच और निरीक्षण के लिए बख्शी जिम्मेदार थे। उसने मनसबदारों और सैनिकों दोनों के वेतन बिल जारी किए। 4. सद्र उन लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार था जो धार्मिक गतिविधियों और शिक्षा में लगे हुए थे। 14. डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। Civil disobedience movement. The movement of civil disobedience was launched based on the issue of salt. Salt was an item of basic necessity for all, and any taxation on it would affect the poorest of the poor. Thus, salt became the symbol of the deprivation and oppression of the Indian people. Both the masses and the nationalist leader began to identify with the issue. On the 12th of March 1930, Gandhi, accompanied by 72 of his followers at the Sabarmati Ashram, began a march up to the sea at Dandi. The dramatic Dandi march drew a great response from people. Crowds of people greeted and followed the marchers all along the way. Villagers spun yarn on charkhas as Gandhi went past to show their solidarity to him. On 6th April, Gandhi reached the sea at Dandi and picked up a handful of salt at the seaside, launching a countrywide civil disobedience movement by breaking the salt law. Gave call for non-cooperation with British. Students left school, colleges, lovers left court, women also joined. Congress assigned Gandhi the task of negotiating with the Viceroy, signed and arrest Indians were released. Together with other civil by disobedience was withdrawn demands, and Gandhi went to London for second round table conference. Gandhiji had played a key role. Gandhi-Irving Pact 1931 round table conference. सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक के मुद्दे पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नमक सभी के लिए मूलभूत आवश्यकताएं की वस्तु थी और इस पर कोई भी कर सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को प्रभावित करेगा। इस प्रकार नमक भारतीय लोगों के उत्पीड़न का प्रतीक बन गया। जनता और राष्ट्रवादी नेताओं दोनों ने इस मुद्दे को पहचानना शुरू कर दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी में समुद्र तक मार्च शुरू किया। दांडी मार्च को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। रास्ते भर लोगों की भीड़ ने मार्च करने वालों का अभिवादन किया और उनका पीछा किया। गांधी जी के सामने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए गांव वालों ने चरखे पर सूत काता था। 6 अप्रैल को गांधी दांडी में समुद्र पहुंचे और समुद्र के किनारे मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़कर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों से असहयोग का आह्वान किया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने कोर्ट छोड़ा, महिलाएं भी शामिल हुईं। कांग्रेस ने गांधी को वायसराय के साथ बातचीत करने का काम सौंपा और गिरफ्तार भारतीयों को अन्य सविनयों के साथ रिहा कर दिया गया। अवज्ञा की मांगों को वापस ले लिया गया और गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन पैक्ट 1931 गोलमेज सम्मेलन। और डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया इन 1947। उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। Events lead to the freedom of India. In 1939, all the Congress governments resigned due to Viceroy declared that India as a British colony was a party to the Second World War on the British side. The non-cooperation and civil disobedience movement, the national movement, had reached out to new areas and groups. Mahatma Gandhi launched Quit India movement in 1942. In the end, the British government was able to suppress the movement only with the help of large-scale killing and arrests. It became very clear to the British government that they would not be able to hold on to India for long. Once the British realized that this, they began to make preparation for a gradual and peaceful withdrawal from India, a process of negotiations for a transfer of power from British to India hand, and so India became free in 15th August 1947. घटनाएं भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं।
1939 में सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वायसराय ने घोषणा की कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में ब्रिटिश पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध का एक पक्ष था। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन नए क्षेत्रों और समूहों तक पहुंच गया था। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंत में ब्रिटिश सरकार बड़े पैमाने पर हत्याओं और गिरफ्तारियों की मदद से ही आंदोलन को दबाने में सक्षम थी। ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत स्पष्ट हो गया था कि वे लंबे समय तक भारत पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। एक बार जब अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया तो उन्होंने भारत से धीरे धीरे और शांतिपूर्ण वापसी की तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेजों से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए बातचीत की एक प्रक्रिया शुरू हुई और इसलिए भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। 15. एग्जामिन द कॉजेज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। रूसी क्रांति के कारणों की परख कीजिए। कॉजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। 1. वर्ल्ड वॉर वन was a disaster for Russian as millions of soldiers and civilians were killed and there were economic crisis and people were dissatisfied with the government, so it became a cause of revolution. 2. Despotic and autocratic rule of Tsar, especially the later ones, increased the public unrest which was also an important cause of Russian revolution. 3. The policy of Russification, that is one Tsar, one church and one Russian by Tsar Nicholas II, also added fuel to the fire. 4. The pathetic condition of serfs, laborers and workers was also the main causes of Russian revolution. 5. The labor organization increased consciousness among the laborers which also became an important cause of revolution. रूसी क्रांति के कारण। 1. प्रथम विश्व युद्ध रूस के लिए एक आपदा थी क्योंकि लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। आर्थिक संकट थी और लोग सरकार से असंतुष्ट थे। यह क्रांति का कारण बन गया। 2. जार के निरंकुश शासन ने विशेष रूप से बाद के लोगों में सार्वजनिक अशांति को बढ़ा दिया जो रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण भी था। 3. जार निकोलस द्वितीय की रूसीकरण की नीति यानी एक जार एक चर्च और एक रूस ने भी आग में घी का काम किया। 4. मजदूरों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति भी रूसी क्रांति का मुख्य कारण थी। 5. श्रम संगठनों ने मजदूरों में चेतना बढ़ाई जो क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। और Examine the role of globalization as a significant development of the 20th century. 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में वैश्वीकरण की भूमिका की परख कीजिए। Globalization in development. The process of globalization may be defined as the emergence of a more and more integrated world with growing network of multinational trade, manufacturing and finance as well as political and welfare agencies. The growth of multinational corporation, the availability of goods and services from across the globe in city malls and over the internet, cheap and instant communication of ideas, news and information across the globe, the emergence of global trades and market in fashion, food and entertainment are all indication of the extent of globalization apparent today. While these new channels enable global flows of goods, services and information. विकास में वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुराष्ट्रीय व्यापार, विनिर्माण और वित्त के साथ साथ राजनीतिक और कल्याण एजेंसियों के बढ़ते नेटवर्क के साथ अधिक से अधिक एकीकृत दुनिया के उद्भव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय निगमों की वृद्धि, शहर के मॉल और इंटरनेट पर दुनिया भर से वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, दुनिया भर में विचारों, समाचारों और सूचनाओं का सस्ता और त्वरित संचार, फैशन, भोजन और में वैश्विक रुझानों और बाजारों का उदय, मनोरंजन आज स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले वैश्वीकरण की सीमा के सभी संकेत हैं, जबकि ये नए चैनल वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं के वैश्विक प्रभाव को सक्षम करते हैं। 16A. On the given political outline map of India, mark the following. 1. Neolithic sites. 1. Buzoham. 2. Chirand. 2. 1. Ajmer. 2. Panipat. 3. Seat of power of Holkar. 4. Seat of power of Gaikwad. 3. The territory which first signed the subsidiary treaty. 4. The place where Gandhiji broke the salt law. 5. Option 1. Name of the most powerful Mahajanpada. Or option 2. Gandhar. B. On the given political outline map of Europe, mark Germany. A. दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। 1. नौपाषाण स्थल बुजोहम चिरहंद। 2. अजमेर पानीपत होलकर का शक्ति केंद्र गायकवाड़ का शक्ति केंद्र। 3. वह सीमा क्षेत्र जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। 4. गांधी जी नमक कानून जहां तोड़े। 5. विकल्प 1 सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम अथवा विकल्प 2 गंधार। बी. यूरोप के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर जर्मनी को दर्शाइए।
पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और आंसर देखें। नोट, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली impaired only in lieu of map question number 16. 1. Mention any two Paleolithic sites, Kashmir Valley, Sohan Valley. 2. 1. Which Mughal ruler was defeated by Sher Shah, Humayun? Where is the Qutub Minar situated? Delhi. Name any two Maratha confederacy, Bhonsle, Gaikwads. 3. Which Indian state signed the subsidiary treaty first with the British? Cochin. 4. Where did Gandhi ji break the salt law? Dandi. 5. Name the capital of the Chola kingdom. Tanjore. Or where did Buddha deliver his first sermon? Sarnath. 6. Who was Benito Mussolini? He was an Italian politician and journalist who founded and led the National Fascist Party. निर्देश, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 16 के स्थान पर दिए गए हैं। 1. दो पाषाण स्थलों का उल्लेख कीजिए। कश्मीर घाटी, सोहन घाटी। 2. 1. किस मुगल सम्राट को शेर शाह ने पराजित किया था? हुमायूं। कुतुब मीनार कहाँ बनाया गया था? दिल्ली। किन्हीं दो मराठा राज्य संघ के नाम? भोसले, गायकवाड़। 3. किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? कोचीन। 4. गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा? दांडी। 5. चोल की राजधानी का नाम? तंजोर। अथवा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ। बेनितो मुसोलिनी कौन था? वह एक इतालवी राजनेता और पत्रकार थे जिन्होंने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी की स्थापना और नेतृत्व किया। सेक्शन बी, ऑप्शन 1। 17. एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्तकालीन प्रशासन की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। Features of Gupta administration. 1. State was divided into provinces. 2. Provinces were governed by imperial officer. 3. Municipal board. 4. समानता as intermediation. गुप्त प्रशासन की विशेषताएं। 1. राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। 2. प्रांत शाही अधिकारियों द्वारा शासित थे। 3. नगर बोर्ड। 4. मध्यस्थता के रूप में सामंत। और एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ द मौर्य ब्यूरोक्रेसी। मौर्यकालीन नौकरशाही की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मौर्य ब्यूरोक्रेसी। 1. Empire was divided into 4 provinces. 2. Royal prince governed the provinces. 3. Bureaucracy ensured flow of revenue. 4. Gained revenue from trade. मौर्य नौकरशाही। 1. साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। 2. शाही राजकुमार प्रांतों पर शासन करते थे। 3. नौकरशाही ने राजस्व का प्रवाह सुनिश्चित किया। 4. व्यापार से राजस्व प्राप्त हुआ। 18. एग्जामिन द नेचर ऑफ द स्टेट अंडर द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के तहत राज्य की प्रकृति की परख कीजिए। मुगल स्टेट। 1. मुगल रूलर फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब एडॉप्टेड टाइटल ऑफ शैडो ऑफ गॉड। 2. सुपरमेसी ऑफ सारीज was maintained but divined to dedicate the policy of the slave. 3. Law and order as the major concern of the government. 4. Toleration and kindness were the guiding principle. 5. Considered subject as his children. 6. Followed welfare policies. 7. Follow sul equal. 8. अकबर्स इनलाइटेंड पॉलिसी। मुगल राज्य। 1. अकबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल शासकों ने भगवान की छाया की उपाधि धारण की। 2. स्लैब की नीतियों को समर्पित करने के लिए सरियों की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया था। 3. सरकार की प्रमुख चिंता के रूप में कानून और व्यवस्था। 4. सहिष्णुता और दया अच्छी तरह से मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। 5. विषयों को अपने बच्चों के रूप में माना। 6. कल्याणकारी नीतियों का पालन किया। 7. सूले कुल का पालन किया। 8. अकबर की प्रबुद्ध नीति। और एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द चोला रूलर्स। चोल शासकों के प्रशासन व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। चोला एडमिनिस्ट्रेशन। 1. किंग वॉज द सुप्रीम कमांडर। 2. पावरफुल ब्यूरोक्रेसी असिस्ट द किंग। 3. किंग बिलीव्ड इन धर्मा फॉर जस्टिस। 4. ब्यूरोक्रेसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। 5. हेरचरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। 6. ऑफिशियल्स हेल्ड मेनी टाइटल्स। 7. विलेजेस वॉज अ सेल्फ गवर्निंग यूनिट। चोल प्रशासन। 1. राजा सर्वोच्च सेनापति था। 2. शक्तिशाली नौकरशाही ने राजा की सहायता की। 3. राजा न्याय के लिए धर्म में विश्वास करते थे। 4. नौकरशाही का आयोजन किया गया था। 5. नौकरशाही का पदानुक्रम। 6. अधिकारियों ने कई उपाधियां धारण की। 7. गांव एक स्वशासी इकाई थे। ऑप्शन 2 17. एक्सप्लेन एनी 4 काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में निर्मित किन्हीं 4 प्रकार के वस्त्रों की व्याख्या कीजिए। टेक्सटाइल्स इन इंडिया। 1.
Brocade silk of Banarsi. Banarsi brocade fabric are richly designed with race pattern to give such fabric an appealing look. Brocade fabric generally has floral or geometrical pattern that are introduced usually during the weaving process. Brocade's fabric face usually has satin or twin weaves. 2. Tassar of Assam. Tassar silk is produced from larvae of several species of silkworm. Tassar silk is valued for its rich texture and natural deep gold color and varieties. 3. Kachipuram silk. Kachipuram silk saris are exclusively known for their rich gold borders, traditional design, and dense fabric in contrast colors. 4. Ikkat of Odisha. Odishan ikkat can be described as an intricate tie and dyeing process whereby yarn is knotted before being dipped in dye baths before being woven into फैब्रिक्स। भारत में कपड़ा। 1. बनारसी का ब्रोकेड सिल्क। बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक ऐसे फैब्रिक को आकर्षक रुख देने के लिए उभरे हुए पैटर्न के साथ बड़े पैमाने पर डिज़ाइन किए गए हैं। ब्रोकेड कपड़े में आमतौर पर पुष्प या ज्यामितिक पैटर्न होते हैं जो आमतौर पर बुनाई की प्रक्रिया के दौरान पेश किए जाते हैं। ब्रोकेड के कपड़े के चेहरे में आमतौर पर साटन या ट्विल बुनाई होती है। 2. असम का तसोर। रेशम के कीड़ों की कई प्रजातियों के लार्वे से टसर रेशम का उत्पादन होता है। टसर रेशम की इसकी समृद्ध बनावट और प्राकृतिक गहरे सुनहरे रंग और किस्मों के लिए महत्व दिया जाता है। 3. कांचीपुरम रेशम। कांचीपुरम रेशम की साड़ियाँ विशेष रूप से अपनी समृद्ध सोने की सीमाओं, पारंपरिक डिजाइनों और विपरीत रंगों में घने कपड़े के लिए जानी जाती है। 4. उड़ीसा का इक्कत। उड़ीसा की इक्कत को एक जटिल टाई और डाई प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके तहत कपड़े में बुने जाने से पहले डाई बाथ में डुबोने से पहले धागे को बांधा जाता है। और एक्सप्लेन हाउ राइटिंग एंड प्रिंटिंग हेल्प इन कल्चरल कम्युनिकेशन। लेखन और मुद्रण सांस्कृतिक संप्रेषण में किस प्रकार सहायक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। राइटिंग एंड प्रिंटिंग इन कल्चर कम्युनिकेशन। देयर रिलीजियस टेक्स्ट, लॉ बुक, ड्रामा एंड पोएट्री etc. Most books were therefore meant only for a small number of privileged people. Epic like the Mahabharata, popular stories collected in the Jataka tales, Hitopadesa etc. and numerous mythological legends in the Purana story from these were transmitted orally by professional storytellers. Each book had to be copied out by hand. Such handwriting copy are called manuscripts. Copying manuscript was obviously a laborious process, so very few copy were made. Printing was introduced in the mid 16th century. Books could now be produced in for greater numbers in lesser time and lower cost. सांस्कृतिक संचार में लेखन और मुद्रण। धार्मिक ग्रंथ, कानूनों की किताबें, नाटक और कविता आदि अधिकांश किताबें केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए थीं। महाभारत जैसे महाकाव्य, जातक कथाओं में एकत्रित लोकप्रिय कहानियाँ, हितोपदेश आदि और पुराणों की कहानियों में अंक पौराणिक कथाओं को पेशेवर कहानीकारों द्वारा मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। प्रत्येक पुस्तक को हाथ से कॉपी करना पड़ता था। ऐसी हस्तलिखित प्रतियाँ पांडुलिपि कहलाती हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाना स्पष्ट रूप से एक श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, इसलिए बहुत कम प्रतियां बनाई गईं। छपाई की शुरुआत 16वीं सदी के मध्य में हुई थी। पुस्तकें अब कम समय और कम लागत में कहीं अधिक संख्या में तैयार की जा सकती थीं। 18. एग्जामिन हाउ म्यूजिक हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग डिफरेंट आइडियाज़। विभिन्न विचारों को संप्रेषित करने में संगीत किस प्रकार मदद करता है, जांच कीजिए। 1. Folk music is by its very nature participatory. It involves along with the people's experiences. 2. Folk art can therefore be said to be consumed by the same people who create it. 3. Garba Gujarat, Kathakali from Kerala and Gidda Bhangra from Punjab are example of folk dance. 4. These were and are still performed to celebrate festive occasions, to mark important ceremonies, to express various sentiments, and sometimes even to serve as a channel of protest. 5. Folk music have interacted closely and enriched each other for centuries, so much so that it is sometimes difficult to draw a sharp dividing line. 1. लोक संगीत अपने स्वभाव से ही सहभागी होता है। यह लोगों के अनुभवों के साथ विकसित होता है। 2. इसलिए लोक कला को उन्हीं लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इसे बनाते हैं। 3. गुजरात का गरबा, केरल का कथकली और पंजाब का गिद्दा भांगड़ा लोक नृत्य के उदाहरण हैं। 4. यह उत्सव के अवसरों को मनाने के लिए, महत्वपूर्ण समारोह को चिन्हित करने के लिए, विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कभी कभी विरोध के एक चैनल के रूप में भी काम करने के लिए किए जाते थे। 5. लोक संगीत ने सदियों से एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से बातचीत की है और एक दूसरे को समृद्ध किया है, इतना अधिक कि कभी कभी एक तेज विभाजन रेखा खींचना मुश्किल होता है। और फूड कल्चर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एग्जामिन द स्टेटमेंट गिविंग एग्जाम्पल्स। खाद्य संस्कृति
मानव के अस्तित्व का अभिन्न अंग है? कथन की उदाहरणों सहित जांच कीजिए। 1. Southern states are rice-based cultures. 2. Idli, dosa, upma are popular in South and North. 3. Kerala and West Bengal are known for fish preparation. 4. Mughlai dishes like tandoori chicken. 5. Fruits like watermelon. 6. UP reflects Mughlai Nawabi culture. 7. French beans are used in cuisine. 8. Roti and dal are for ordinary food. 9. Vegetarian and non-veg dishes are eaten. भोजन संस्कृति। 1. दक्षिण राज्य चावल पर आधारित संस्कृतियाँ हैं। 2. इडली, डोसा, उपमा दक्षिण उत्तर में लोकप्रिय हैं। 3. केरल और पश्चिम बंगाल मछली तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। 4. मुगली व्यंजन जैसे तंदूरी चिकन। 5. तरबूज जैसे फल। 6. यूपी मुगलई नवाबी संस्कृति को दर्शाता है। 7. फ्रेंच बीन्स का इस्तेमाल खाने में किया जाता है। 8. रोटी और दाल साधारण भोजन के लिए हैं। 9. शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन खाए जाते हैं। See description for link of history solved question paper of February 2021.